वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 17, राइट। सो क्लास नंबर 17 है, इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी करवाया था, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या है वो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, एसपी और सीपी, राइट। कहता है सोनिया सोल्ड एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 16%। सोनिया ने कुछ सामान था जो वो बेचा एट ए गेन ऑफ 16%, राइट। 16% के मुनाफे पे उसने बेचा। If she had bought at 4% less and sold it for rupees 8 more, she would have gained 25% the cost price of the article. आपको जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। सिंपल सी बात है बच्चे, मान के चलो लेट, ठीक है। हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया, राइट। तो कॉस्ट प्राइस मान लिया ऑफ आर्टिकल वो है ₹100, 100 रुपए का सामान है। अब सोनिया ने उस आर्टिकल को 16% के मुनाफे पे बेच दिया, यानी कि जब उसने 16% कमाया उसमें, तो यानी कि उस आर्टिकल को उसने कितने में बेचा, एसपी ऑफ दैट आर्टिकल। सिंपल सी बात है, सीपी आपके सामने है, 16% का प्रॉफिट है, तो 116 बटे में 100, यानी कि उसने 116 रुपए में वो बेच दिया, ठीक है। ये कहता है अगर वो 4% कम में खरीदती, यानी कि किसमें, 100 रुपए में खरीदा था उसने, अगर वो 4% कम में खरीदती, यानी कि वो सिंपल 96 रुपीज में अगर उस सामान को खरीदती और कितने में बेचती, 8 रुपए ज्यादा में बेचती, तो उसको जो प्रॉफिट होता वो 25% का प्रॉफिट होता। यानी कि इस केस में उसको यहाँ पर देखिए, ये 96 रुपीज में अब उसने खरीदा है। जो सामान उसने 100 रुपए में खरीदा था वो सामान अब उसने 96 रुपीज में खरीदा है। अब यहाँ पर बच्चे बात हो रही है कि ऐसे केस में उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है उसको 25% का, ठीक है। यानी कि इस केस में एसपी की जो वैल्यू है, यानी कि सेलिंग प्राइस, वो कितना निकल कर आएगा, 96 इंटू 125/100। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ₹120, यानी कि यहाँ पर जो एसपी आया है उसका सेलिंग प्राइस वो 120 रुपए आया है। ये कहता है यहाँ पर कि उसने 8 रुपए अगर ज्यादा में बेचा होता, यानी कि दोनों एसपी के बीच में, ये SP1 है, ये SP2 है, दोनों एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो है 8 रुपए। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कि ये जो 4 रुपए है, 120 है, 116 है, 4 आ गया, ये जो 4 है ये 8 रुपए के बराबर है, ठीक। यानी कि एक कितने रुपए के बराबर होगा, 2 रुपए के बराबर होगा। आपको एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालनी है, इस 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि हमने इनिशियली इस आर्टिकल का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपए माना था। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। यही पूछा है आपसे कि आपका जो आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है, तो 200 रुपए है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ्स का ही है, एक सेकेंड।
ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 are there, each of which is not exactly divisible by 4 but also has 4 ऐसे डिजिट। आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में ऐसी गिनतियां निकालनी है जो ना सिर्फ 4 से भाग हो जाएं बल्कि उसमें 4 भी आए। यानी कि सिंपल है, 4 का टेबल अगर मैं देखूं 1 से लेकर 100 तक के बीच में 4 का टेबल आता है 4, 8, 12, 16 आता है। अप टू निकालना है आपको जो 100 के टेबल में चली जाए, यानी कि 100 तक। सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात आपको यहां पर समझनी होगी कि हमें वो नंबर भी चाहिए जो 4 से डिविजिबल तो हो ही, लेकिन साथ साथ उसमें 4 भी हो। यानी कि हम 8 नहीं ले सकते, हम 12 नहीं ले सकते, हम 16 नहीं ले सकते, हम 20 नहीं ले सकते, हमें 24 लेना पड़ेगा। तो 4 के बाद जो नंबर आएगा वो 24 आएगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं देखो, 4 है, फिर 24 है, ठीक है, 28 नहीं है, फिर उसके बाद आता है 32, तो 32 नहीं है, फिर आएगा 36, वो भी नहीं है, 40 होगा, 44 होगा, 48 होगा, ठीक। उसके बाद 52 नहीं हो सकता, 56 वो नहीं होगा, 60 नहीं होगा, 64 होगा, 68 नहीं होगा, राइट, 72 नहीं होगा, 76 वो भी नहीं होगा, फिर 76 के बाद आ गया 80, वो नहीं होगा, 80 में 4 ऐड करेंगे 84 वो हो जाएगा। इसके बाद 88 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 96 नहीं होगा और फिर 100 भी नहीं होगा। तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स आए हैं जो 4 के डिविजिबल होने के साथ साथ उनमें डिजिट भी 4 है, तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल आपके सामने जो नंबर्स हैं वो है 7। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। देखो मैं बहुत धीरे धीरे आराम से आपको इन क्वेश्चंस को समझा रही हूँ क्योंकि आपको इसका बेसिक समझना है कि ये कैसे आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करें। रेशो का क्वेश्चन है, ये कहता है P and Q are in the ratio 5:6 and difference of their squares is 99. Find the value of P। देखो बच्चे ये नंबर्स आपके 5x और 6x हो जाएंगे, ये P है ये Q है। आपको पता करना है इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, जो स्क्वायर है उसका जो डिफरेंस है वो 99 है, तो नंबर क्या है। तो बच्चे इनका आप देखो सिंपल सा है, इनका स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि ये 25 का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये किसके बराबर है, 99 के बराबर है। सिंपल सी बात है। आप इसमें देखो Q बड़ा है तो ऑब्वियसली डिफरेंस लेना है, तो मैं इसको इधर कर सकती हूँ, इसको इधर कर सकती हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, राइट। ये मत सोचना कि माइनस आ जाएगा, तो माइनस कुछ नहीं आने वाला है। जो नंबर बड़ा है उसको आगे लिख दो। और डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े में से ही छोटे को घटाना होता है हमेशा। तो ये आप 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। इसके बाद आप ये देखो इनमें जो डिफरेंस आ गया है आपका वो कितना आया है, 11 का x स्क्वायर बराबर में कितना है 99। तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब x की वैल्यू अगर आपकी 3 यहाँ पर आ गई है बच्चे, तो यहाँ पर पता करेंगे तो ये आ जाएगा 5 तियां 15 और ये आ जाएगा 6 तियां 18। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, p की वैल्यू पूछी है, तो p की वैल्यू 15 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा ध्यान से। इसमें बच्चे आपको रूट्स के बारे में पता है, फैक्टराइजेशन के बारे में पता है, नहीं पता है तो समझ लो। वैसे मैंने ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको जो अपना CSAT का कोर्स है उसमें करवा रखा है। तो आप CSAT का कोर्स हमारी एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट्स, एप्टीट्यूड, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग सब कुछ मिल जाएगा। वो कंप्लीट पैकेज है। देखो यहाँ पर बच्चे x की जो वैल्यू है ना वो 1/√3 + 1 है।
ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसके ऊपर इसको कर दूं √3 -1 और नीचे भी अगर मैं √3 -1 कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क तो आया नहीं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा आपका √3 -1 अपॉन में 2, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसको ये है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 2x √3 में -1 यानी कि 2x -1 इज इक्वल टू √3, ठीक, +1, ये -1 इधर आ गया ना, तो 2x +1, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी देखो, ठीक, ये आ जाएगा आपका, सिंपल है, इसको 2x +1 बराबर में √3 भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ, यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है, सिंपल x की वैल्यू इधर ले जाओ तो ये √3/2 -1/2 हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब बच्चे यहां पर आप देखो कि इस x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको यहां पर कैसे पुट करें कि हमारा इसका वैल्यू आ जाए। अब एक बात आपको मैं यहां पर समझाऊंगी, एक बात समझनी होगी बच्चे आपको, इसको चाहो तो x -a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो ये आ गया, x -a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसमें, √3 -1 ये इधर चला जाएगा, 2x +1 इज इक्वल टू √3, राइट। अब इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4x² +1 + 4x इज इक्वल टू 3। ठीक, मैं डायरेक्ट इसको वहां पे लाऊंगी, देखना, ध्यान देखना। अब बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4x² प्लस का 4x, ये इधर आ जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये 2x² 2x² प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आपकी हो गई। अब बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन को, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 4x³ चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x² है, यानी कि मुझे इसको एक बार मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगी और x से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4x³ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x³ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस का 2x बराबर में 0, और ये हमारी यहां पर मिल गई है हमें सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब 4x का क्यूब मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे 2x² और 8x भी चाहिए, यानी कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 में ही कुछ ना कुछ यहां पर करना पड़ेगा। तो अब फिर से मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे क्या चाहिए, 2x², तो 2x² यानी कि ये चाहिए, इसमें मैं क्या करूंगी, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, 3 का मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमें मिलेगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब x की क्यूब भी मिल गया, x का स्क्वायर भी मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चे, तो ध्यान देना, ये बचेगा हमारे पास 4x³ प्लस का 4x² है, और ये सारा माइनस हो जाएगा, करके आपको दिखा देती हूं मैं यहां पर। ठीक है, ये सारा माइनस का 6x² हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चे ये देखो 4x का क्यूब, 4x² 6x² माइनस का 2x², वही है ना ऊपर, 4x की क्यूब माइनस का 2x²। ठीक है,
इसके बाद ये और ये माइनस का 8x, ऊपर माइनस का 8x है ना, ठीक है, प्लस का 3, ठीक, बराबर में क्या है 0, राइट। अब बच्चे इस पूरे को, ये पूरा जो है वो मुझे यहां तक मिल रहा है, ठीक। अब इस पूरे की वैल्यू जो है, इधर 0 है, ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू है -3, ध्यान से देखना, ठीक। यानी कि इस पूरे की जगह पे, ओहो छोटा सा करना था, कोई बात नहीं, इस पूरे की जगह पे -3 + 5 अगर मैं करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा 2। माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन बड़ी संख्या का लगेगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन। समझ में आया आप सबको? क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। कहता है इफ A इज मंथली इनकम इज 40% मोर देन दैट ऑफ B, हाउ मच परसेंट ऑफ B's इनकम इज लेस देन दैट ऑफ A। ठीक, तो A की जो मंथली इनकम है, जो भी होगी A की मंथली इनकम XYZ कुछ भी है, वो 40% ज्यादा है। तो मान लो A की मंथली इनकम 100 हो गई, ठीक। किससे ज्यादा है? 40% मोर देन डेट ऑफ B, यानी कि ये B से ज्यादा है। अब अगर सिंपल अगर मैं इसमें से करूंगी तो मुझे लेस करना पड़ेगा, तो बेटर क्या है कि मैं B को 100 मान लेती हूं, तो A का 140 हो जाएगा। ये आसान रहेगा बजाय माइनस करने के, ये ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो B को 100 मान लो और A की मंथली इनकम 40% ज्यादा है B से, तो आपने 140 मान लिया। अब ये कहता है कि अगर A की ज्यादा है तो B की कितनी कम है, कितनी परसेंट कम है। तो बच्चे B की 100 है, A की 40 है, तो ऑब्वियसली 40 कम है। अब जिससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे किया है? A से किया है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसे अपॉन में लिखते हैं, इनटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 28/4/7%। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्लॉक का क्वेश्चन है, घड़ी का। कहता है थ्रो हाउ मेनी डिग्रीज डज आवर हैंड इन अ क्लॉक मूव एज द टाइम चेंजेस फ्रॉम 3 hours 12 minutes to 6 hours। अब इसको समझो बच्चे, ये घड़ी है, ठीक है। यहां पे घड़ी में 12 बजते हैं, यहां पर 1, यहां पे 2 और यहां पर घड़ी में बजे 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये आपकी घड़ी है यहां पर। तो कहता है घड़ी में 3:12 हो रहे थे, तो 12 यानी कि यहां पे 3:12 तो ऐसे ही बनेंगे, है ना। अब कह रहा है कि लेकिन 6 बजे बजाने हैं घड़ी को। 6 बजते हैं कैसे? ऐसे ऐसे, ये आपके 6 बजते हैं, ठीक। आपसे ये क्या कहता है कि कितने डिग्री का चेंज आया। अब बच्चे, मैंने जब क्लॉक का आपको चैप्टर करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर जो होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। कैसे बताया था? पूरा गेन कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, है ना। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ कि 2 नंबर्स है, उनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो बच्चे 4 से 6 तक तो 30 आराम से जाएगा, यहाँ पर भी 30 बन जाएगा, यहाँ पर भी 30 बन जाएगा, तो 60 डिग्री तो आपका आराम से बन गया। बात आती है 3:12 पे। बच्चे, जब 3:12 बजते हैं ना, तो ये जो घंटे की सुई होती है वो एग्जैक्टली 3 पे नहीं होती है, वो 3 और 4 के बीच में होती है, यानी कि 3 से थोड़ा सा नीचे होती है, 2 पॉइंट कम होती है। तो 2 पॉइंट कम, 1 पॉइंट जो होता है बच्चे आपका, सिंपल सी बात है, 1 पॉइंट होता है 6 डिग्री के बराबर, तो 2 पॉइंट कितना हो गया? 12 डिग्री के लगभग। तो
तो ये अगर मैं 12 इसमें 12 डिग्री के लगभग उसमें कम कर दो, तो 30 में से अगर आप 12 डिग्री लगभग अगर आप इसमें कम करेंगे, या ये मान के चलिए कि ये ऑलरेडी यहां से इतना डिग्री कम है, ठीक है ना, जो 30 होना चाहिए था वो सिर्फ 20 ही है, लमसम मान के चलो 12 डिग्री कम, 12 डिग्री हम नीचे ना मान के स्लाइटली मैं आपको मान बता दूं कि ये 2 पॉइंट नीचे है, तो जो एंगल 30 डिग्री का बनता है दो नंबर्स के बीच में वो 20 का ही बनेगा। तो लमसम मैं यहाँ पर 20 ऐड करती हूँ तो ये हमारा 80 डिग्री आता है। ठीक, अब बच्चे एक बात समझो, 105 तो आएगा नहीं, क्लियर, क्योंकि 3 है, 1 2 3, अगर पूरा 30-30 भी मान ले तो भी मैक्सिमम 90 ही जा रहा है, 90 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 99 नहीं आ सकता, अब 90 नहीं आ सकता, क्योंकि 90 का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि 3:12 पे जब हमारी सुई होती है तो घंटे की सुई एग्जैक्टली 3 पे नहीं होती है, उससे हल्का सा नीचे होती है। तो करेक्ट आंसर 84 आ जाएगा। हमने लमसम 80 माना था, यहाँ पे बचा क्या है 84, तो करेक्ट आंसर 84 है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the remainder when x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by minus 3 by 2x plus 1। अब यहां पर आपको रिमाइंडर पता करना है, ये जो है माइनस 3 by 2x plus 1 ये इससे डिवाइड होगा, मतलब इसको हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे इससे, तो जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचता है। अब इसको करने के बच्चे 2 तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बताऊं। एक तो सिंपल है कि माइनस 3 by 2x plus 1 को इससे सीधा सीधा डिवाइड कर दो, ठीक, जब डिवाइड करोगे यहां पर क्वेश्चन आएगा, नीचे आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो वो बहुत से बच्चों को हो सकता है डिवीजन मेथड है तो हो सकता है कि ना भी आता हो, करके बता देती हूँ। जैसे ये माइनस 3 by 2x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, साथ ही साथ मुझे क्या करना है कि ये माइनस 3 by 2 है लेकिन ये यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मुझे ये यहाँ पर किससे करना होगा, माइनस का 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस के 2/3 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x क्यूब आएगा, ठीक, माइनस, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये यहां पर क्या मिलेगा मुझे 2/3 का x स्क्वायर, राइट, ये यहां पर माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद यहां पर देखो, ठीक है, दोबारा से ये फ्रैक्शन आएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 2/3, तो 6×3 18 में से 2 कम कर देंगे तो 16, तो 16/3 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं पूरा इसको करवा देती हूँ आपको, बाकी दूसरा मेथड क्या है वो भी बताऊंगी, ध्यान से सुनो। तो ये आ गया आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक, 16/3 का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। अब बच्चे यहाँ पर देखो, एक बात समझो, यही था, है ना, ये इससे कर दिया था हमने, एक्स स्क्वायर हो गया था। अब बच्चे यहाँ पे देखो, मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक्स है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर एक्स के साथ, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे 16/3 चाहिए। अब 16/3 मुझे कैसे मिलेगा, इसमें तो 16/3 मिलने से रहा, क्योंकि ये तो वैसे ही यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी 3 में तो 16 तो नहीं आएगा ना, तो मुझे 3/2 का माइनस 2/3 तो करना ही है, 2/3 तो मुझे करना ही है, साथ ही साथ मुझे 16 चाहिए, तो मैं अपान में 16 भी करूंगी और बटे में 3 एक और करूंगी, तब जाके मुझे ये मिल जाएगा। तो 16 दूनी 32, 3×3 9 का मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, तो जब करूंगी तब जाके मुझे यहाँ पे 16/3, अब प्लस माइनस माइनस है तो माइनस का मिल गया ये, ठीक।
दूसरा ये प्लस का 1 प्लस, तो प्लस प्लस 32/9x हो जाएगा। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज, अब ये इसमें से माइनस होगा, तो सिंपल है बच्चे 2 माइनस 32/9 करोगे तो 9 दूनी 18 है ना। अब 18 और 32 का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे अगर, तो 14/9 आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 14/9x और ऊपर से माइनस का 4। ठीक, आगे देखो, आगे देखो, अब ये 3/2 है लेकिन यहाँ पर 14/9 है। अब मैं 3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करूं मुझे 14 तो नहीं मिलेगा, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 का तो मल्टीप्लाई मुझे करना ही है, माइनस चाहिए तो सिंपल प्लस ही होगा यहाँ पर भी। तो 2/3 तो मैं करूंगी, उसके बाद मैं कर दूंगी यहाँ पे 14/9। ठीक, तो सिंपल है 14 2 28 है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 14 2 28, 9 3 27। सिंपल, x कम नहीं करना है मुझे, x मत करना, पता है क्यों? क्योंकि x तो ऑलरेडी है ना, ठीक है ना, x मत करना। तो ये आ जाएगा माइनस का 14/9x और प्लस प्लस यहाँ पर प्लस आ जाएगा 28/27। अब ये कैंसिल है, ये माइनस हो जाएगा पहली बार, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि जो भी आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा, तो यानी कि माइनस का आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, राइट। और ये 4 प्लस 28/27, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 108 प्लस 28/27, तो ये कितना आ जाएगा 136/27 और वो भी माइनस का, तो 136/27 माइनस का, ऑप्शन नंबर बी से आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये तो बच्चे डिवाइड मेथड था। हो सकता है आप में से कई बच्चों को ये मेथड ना आए या समझ में ना आए या टफ लगे, तो इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसे कैसे करना है वो मेथड भी समझ लो, क्योंकि अब हर क्वेश्चन को करने के जनरली 2 मेथड तो होते ही हैं, बस फर्क इतना है कि कौन सा आसान है कौन सा टफ है, ये आप लोगों के ऊपर है कौन सा आपको आसान लगता है। अब जैसे आपके सामने है माइनस का 3/2x + 1 है, ठीक है। अब बच्चे जब ये फैक्टर है यानी कि इसको आपको x - a की फॉर्म में बदलना है, x - a की फॉर्म में। तो जब आप इसको x - a की फॉर्म में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है कि आपके सामने ये हो जाएगा सिंपल, ये x है, ये x है ना, और ये माइनस की फॉर्म में चाहिए, तो यानी कि ये जो प्लस का है ना 1, ये आपका अगर मैं माइनस करूं यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं -1 करूं तभी तो ये प्लस आएगा, इतनी बात क्लियर हुई है। जहां पर इसको x - a की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यानी कि मिडिल में ये माइनस आना चाहिए। तो बच्चे अगर मैं इस -3/2x और इसको अगर मैं -1 करके करती हूँ तो भी तो मेरा +1 आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस फॉर्म, लेकिन ये रिप्रेजेंट हो गया है x - a की फॉर्म में, और ये बराबर होता है 0 के, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू आई है ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3, राइट। x की वैल्यू -2/3 यहाँ पर हमको मिल जाएगी। अब बच्चे ये -2/3 जो आई है ना, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, कहाँ, यहाँ पे x का क्यूब -6x² + 2x - 4, इसमें पुट करो तो माइनस का 2/3 क्यूब -6 -2/3 का स्क्वायर, माइनस क्यों आएगा, प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि वो माइनस, अच्छा माइनस का 3/2 था, एक मिनट, माइनस का 3/2x था, तो उधर जाके वो 2/3 होगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा ना, माइनस, ओके, तो प्लस का आएगा भाई ये, ठीक है। तो 2/3 का क्यूब -6
2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस का 4। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तियां 9 तियां 27, 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, 3 तियां 9, 2 दूनी 4, 3 माइनस का 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 27, तो ये 8, 9 तियां 27, 24 तियां 72, 3 दिन 27, 9 चौक 36 माइनस का 4। अब ये 8 और 36, 8 और 36 हो गया 44, और 72 और 108, ये हो जाएगा 180 बटे में 27, तो ये आ जाएगा आपके सामने 136 बटे में 27 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। कहता है इन व्हाट रेशो, अब ये अनुपात का यानी कि रेशो और जो रेशो और मिक्सचर प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस होते हैं ना, कि किसमें कितना मिलाया तो कितना परसेंटेज बना, ये वो वाले क्वेश्चन है। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट 25% अल्कोहल बी मिक्स्ड विद 50% अल्कोहल टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 40% अल्कोहल। मान लीजिए अल्कोहल है, 2 तरीके का अल्कोहल है। अब एक अल्कोहल में दूसरा अल्कोहल मिलाया, तो जो मिक्सचर है आपको कहता है कि वो 40% आपको मिला, तो कितने रेशो में आपको मिलाना है। ठीक है, 25% अल्कोहल में अगर 50% का अल्कोहल और मिला दिया जाए, तो जो आपको मिक्सचर मिलता है 40% का, वो कितने रेशो में मिलेगा, यही आपसे ये पूछ रहा है। तो ये रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, सिंपल सी बात है। मिलाया किस किसको गया है, 25% अल्कोहल को, और मिलाया किसको गया है, 50% अल्कोहल के साथ। रिजल्टेंट कितना है, 40। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, रिजल्टेंट कितना है 40, बस सिंपल सी यही कहानी है। इसको इससे और इसको इससे माइनस करो। देखो, ये 50 में से 40 कम करेंगे तो 10, और ये 25 में से 40 कम करेंगे तो 15। राइट, अब कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2:3 आ जाएगा। तो 2:3 में इसको मिलाया जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन में कहता है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये वाला, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये। तो एडी जो है इस पे लंब है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है बीसी पर। ठीक है ना, और ए बी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपको पता करना है। और बीडी दे रखा है इन्होंने कितना, 3 सेंटीमीटर। सीडी आपको पता करना है कि कितनी होगी। बच्चे इसके पीछे ना जो बेसिक है मैं आपको वो समझा देती हूँ। देखो, डिटेल में करवाऊंगी तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एक मान लीजिए जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जहां पे एक कोई सा भी 90 डिग्री होता है, और उसके सामने जो ये परपेंडिकुलर जाता है, इसे कुछ भी नाम दे दो, डी ई एफ जी एच कुछ भी, तो ये परपेंडिकुलर जो जाता है बच्चे, इसकी जो लेंथ होती है ना, यानी कि जैसे यहाँ पर है बीडी, तो बीडी का जो स्क्वायर होगा वो एडी इंटू में सीडी के बराबर होता है। ये हमारी मैथ्स की प्रॉपर्टी है, इसको लिख लो आप लोग कहीं पे। मैथ्स में ये प्रॉपर्टी है कि जो लंब यानी कि परपेंडिकुलर जो गिरता है ना हाइपोटेन्यूस पे, उसमें उसके लेंथ का स्क्वायर बराबर होता है एडी मल्टीप्लाई बाय सीडी के। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। आपको क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, और इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझेंगे। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहां पर किसकी वैल्यू, एडी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वो कैसे निकलेगी, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब ए बी हाइपोटेन्यूस है तो 25 25, और बी डी की लेंथ है 3, तो 3 तिया 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16, यानी कि एडी की वैल्यू आ जाएगी 4। ये जो एडी है ना, ये इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हमको मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि एडी का जो स्क्वायर होगा वो बीडी इंटू में सीडी के बराबर होगा।
तो AD की वैल्यू आ गई है 4 यानी कि 16, BD की वैल्यू हमको पता है 3, CD हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ से CD निकल कर आ जाएगा। तो CD की वैल्यू हो जाएगी 16/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे करना है, क्लियर हुआ, समझ में आया? ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको देख लो। दिख रहा है भाई? क्लियर दिख रहा है ना? ये प्रॉपर्टी जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट रीजनिंग। कहता है वेंसडे को लिखने का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग होगा जब शब्द के प्रथम, बीच के तथा अंतिम अक्षर और शब्द के सभी स्वर अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से तथा शेष बड़े अक्षरों से लिखे जाएं। Which of the following will be the correct way of writing Wednesday? ठीक, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग है Wednesday if the first, middle and last letter of the word. फर्स्ट, अब मिडिल कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि 4 इस तरफ 4 इस तरफ जिसके होंगे, यानी कि वही लेटर मिडिल का होगा, यानी कि 5वें नंबर का। तो 1 2 3 4 5 यानी कि ई, और लास्ट लेटर वाई, ठीक है। एंड वॉवल्स इन द वर्ड्स, क्या लिखा है? इफ द फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड एंड वॉवल्स आर रिटन स्मॉल, ठीक है, इसको भी स्मॉल लिख दो। ये वाला ई भी स्मॉल आ जाएगा और ये वाई भी स्मॉल आएगा। इसके अलावा जो इसमें वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें देख लो ई, ये भी वॉवल है, ए वॉवल है, बस ये वॉवल, इसके अलावा तो कोई वॉवल नहीं है, ठीक है ना। अब कहता है एंड ऑल द लेटर्स आर रिटन इन कैपिटल फॉर्म, यानी कि डी कैपिटल में लिखा जाएगा, एन कैपिटल में लिखा जाएगा, एस कैपिटल में, डी भी कैपिटल में। सो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ई स्मॉल में है, इसमें डब्ल्यू कैपिटल है, ये कैंसिल, इसमें डब्ल्यू कैपिटल है, ये भी कैंसिल, इसमें भी डब्ल्यू कैपिटल है, ये भी कैंसिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, consider the following statements. There are 6 villages A, B, C, D, E and F, right? F is 1 kilometer to the west of D. यहाँ पे मान लीजिए D है, ठीक है। तो कहता है कि F 1 किलोमीटर है टू द वेस्ट ऑफ D, तो D का वेस्ट इधर है, ये F हो जाएगा 1 किलोमीटर। B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। अब E कहाँ पे है, B कहाँ पे है, अभी हमको नहीं पता, इस लाइन को भी रहने देंगे। तो जो कंफर्मेशन है पहले उसकी तरफ जाएंगे। कहता है D is 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A। अगर मैं A को यहाँ रखूंगी तभी तो उसका साउथ नीचे आएगा, राइट। C is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A। अब A का ईस्ट इधर है, यानी कि यहाँ पर C है, ये भी 1 ही किलोमीटर है। A is 1 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। यहाँ पे देखिए A is 1 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। अगर E के 1 किलोमीटर नॉर्थ में है तो यानी कि E भी यहीं पर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ये 2 किलोमीटर होना चाहिए, क्लियर। अब जब ये 2 किलोमीटर होगा ना तब ये यहाँ पर सही होगा। कैसे? अब देखो, कहता है A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। अब बच्चे जब E यहाँ पर होगा ना तभी तो उसके नॉर्थ में A जाएगा 2 किलोमीटर, ये 1 और ये 1, तभी तो 2 होगा। तो ये मिसप्रिंट है, ये 2 होगा, ठीक है। उसके बाद B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। तो E का ईस्ट किधर है? इधर, ये B है 1 किलोमीटर। और F is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D। ये तो हमने कर ही दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारा एक फिगर बन गया कंप्लीट। इसमें कहता है विच 3 विलेजेस आर इन 1 लाइन। ए की लाइन में कौन से विलेजेस हैं बताओ देखकर। ए है, डी है और ई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। If in a certain code date is written as WZZV, then which of the following code would be written for come? कहता है डेट के लिए जो कोडिंग की गई है वो है WZGV।
ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पे डी जो है वो डब्ल्यू के पास लिखा, डब्ल्यू जो है वो डी के लिए लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये एक ऑपोजिट पेयर्स है। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया कि कैसे ऑपोजिट पेयर्स होते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू क्या होती है और बैकवर्ड वैल्यू क्या होती है, सब चीज बताया। तो डी के लिए डब्ल्यू होता है, ए के लिए जेड होता है, टी के लिए यहाँ पर जी होता है और ई के लिए वी होगा। ये इनके ऑपोजिट पेयर्स होते हैं। उसी तरीके से आपको लिखना है कम के लिए। तो कम के लिए क्या होगा बच्चे? देखो, सी का ऑपोजिट पेयर होता है एक्स, ओ का ऑपोजिट पेयर होता है एल, लो, एम का ऑपोजिट पेयर होता है एन, मल्टीनेशनल, और ई का ऑपोजिट पेयर वी होता है। तो एक्स एल एन वी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको x की वैल्यू यानी कि यहां पर जो है ना वो वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, देखो बच्चे 17 में जब 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 119 मिलता है, 119। और 7 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे 21 मिलता है। क्लियर? ऐसे ही देखो 23 में, ये 23 है, जब इसमें मैं 8 का मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे 184 मिलता है, और इस 8 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे 24 मिलता है। तो एक चीज मुझे यहां पर समझ में आई है कि ऊपर वाले जो नंबर है उसमें नीचे वाले का जितने का भी मल्टीप्लाई करके आंसर आया हो उतने में आपको 3 का मल्टीप्लाई करके ये वाला यहां पर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? यानी कि यहां पर जो भी नंबर आया होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आया होगा, उसमें जब 3 का मल्टीप्लाई किया तब जाके वो 18 आया। ठीक, यानी कि यहां पर 6 रहा होगा तभी तो 18 आया। यानी कि इस वाले x में जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 174 मिलेगा। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12 और 6 नी 54, 29। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे करना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से भी अमीर है, ई सबसे ज्यादा अमीर है। अच्छा, अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? तो नंबर 1 पे हम उसे बिठाएंगे जो सबसे ज्यादा अमीर है, नंबर 2 पे उसे बिठाएंगे जो उससे कम है, नंबर 3 पे उसे बिठाएंगे जो थोड़ा सा कम है। इस तरीके से हम अपनी यहाँ पे रैंकिंग करेंगे। अब ये कहता है कि सबसे ज्यादा अमीर ई है, इसने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो ई है वो सबसे ज्यादा अमीर है, तो यानी कि ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, अब बाकी में अगर हम देखें तो ये कहता है बाकी कहाँ पे कौन सा बैठेगा वो नहीं पता है, टोटल ये 5 है। ठीक, अब बाकियों का करने के लिए समझो, ए जो है वो बी से ज्यादा अमीर है, सी ए से ज्यादा अमीर है, डी सी से ज्यादा अमीर है, तो ये डी सी ए बी का बन जाएगा इस तरीके से। अब ये कहता है कि किसका स्थान मध्य है, तो मध्य में आपका कौन सा है? सी। मध्य में सी है। सी मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं, यानी कि 200 हैं टोटल। खरगोश और कबूतर मिला के 200 हैं, क्योंकि सर तो सबके पास एक ही होता है। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। चिड़ियाघर में आपको बताना है कुल कितने कबूतर हैं। बच्चे, हम खरगोश और कबूतर ये 2 हैं चिड़ियाघर में जानवर। एक को आप लोग x मान लो और इसको आप कबूतर को y मान लो। कबूतर का भी एक ही सर होता है और खरगोश का भी एक ही सर होता है और कबूतर का भी आपका एक ही सर होता है, लेकिन खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के सिर्फ 2 ही पैर होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर आगे देखो, मैं आपको जो करवा रही हूँ।
अब उनके सिरों की गिनती की जाती है, टोटल 200 है, तो सिर तो बच्चे उनके एक एक ही हैं, यानी कि x प्लस वाई की जो संख्या है वो 200 है। और जब पैर गिने जाते हैं तो इनका योग 580। अब देखो, अगर एक खरगोश का पैर 4 है तो x खरगोशों का पैर कितने होंगे, 4x। एक कबूतर का पैर अगर 2 है तो y कबूतरों के पैर कितने होंगे, 2y। और ये कितना है इनका सम, 580। बस इनको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर में 400। नीचे हो जाएगा 4x प्लस का 2y बराबर में 580। अब बच्चे जब इनको हम माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का 2x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस का 180। तो x वैल्यू कैंसिल, x आ जाएगा कितना, 90। x किसके लिए था, खरगोशों के लिए। तो खरगोश कितने हैं उस चिड़ियाघर में, 90 हैं। पूछा कितना है, अच्छा कबूतर आपको पूछे हैं तो y की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई 200 है अगर, तो y कितना आ जाएगा, 200 माइनस 90 110। तो कबूतर कितने आ गए, 110। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज ऑड। ऑड वन आउट निकालना है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये, इसमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। देखो बच्चे, b की प्लेस वैल्यू होती है 2, d की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 4। दोनों को ऐड करते हैं तो 6 मिल जाएगा। यहाँ पर 6 लिखा है। अब ये लॉजिक हमारा कितना सही है आगे देखेंगे। f की वैल्यू है 6 और h की वैल्यू है 8। दोनों को ऐड करने पर 14 मिलता है और यहाँ पर 14 ही लिखा है, यानी कि ये ठीक है। आगे देखो, j 10 l 12, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। दोनों की वैल्यू ऐड करके 22 आ रहा है, यहाँ पर 22 लिखा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा सही हो गया। इसी लॉजिक से आंसर आएगा। अब n होता है 14, p होता है 16, ऐड करने पे 30 मिलता है, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है, 31, यानी कि ये तो अलग लिख दिया इन्होंने। तो ये वाला ही ऑड है, यही है जो बीच में बैठा हुआ है, ये इस ग्रुप का नहीं है। क्लियर, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। If rose is coded as 6821, chair is coded at 73456 and preach is coded as 96143, so what will be the code for search? अब बच्चे एक चीज आपको यहाँ पर देखो कि सर्च में जितने भी लेटर्स हैं वो सभी लेटर्स प्रेजेंट हैं आपके रोज, चेयर और प्रेच में, वो सभी लेटर्स प्रेजेंट हैं। जो इस तरीके की कोडिंग होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। इसमें हमें कोई कुछ नहीं देखना, केवल लेटर्स की प्लेस वैल्यू चेक करनी है। अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा है रोज, तो रोज के लिए क्या दे रखा है, 6821, ठीक। फिर जैसे चेयर लिखा है आपके सामने, तो चेयर के लिए जो दे रखा है 73456। इस तरीके की जो कोडिंग होती है उसमें जिस लेटर के आगे जो लिखा रहेगा वही उसकी कोडिंग होगी, वही हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिखा है प्रेच, PRECH, इसके लिए लिखा है 96143, ठीक। तो ये बात समझ में आई। अब हमको पूछा क्या है सर्च के लिए, तो SEARCH सर्च पूछा है। अब बच्चे यहाँ पर देखो S के लिए क्या है 2, E के लिए क्या है 1, A के लिए क्या है 4, R के लिए 6, C और H के लिए क्या है 4, 3। तो 214643, 214643 है, 214643, 214214। अच्छा यहाँ पे 6 है, लेकिन ये 7 कहाँ से आ गया? अच्छा ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रखी है भाई, ये C के लिए 4 नहीं है, C के लिए तो 7 दे रखा है,
यहाँ पे, तो ये इसलिए 673 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा, 214673। ये मिसप्रिंट है कुछ, यहाँ पर सी नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ है। ये 4 लिखा हुआ है अगर, तो ए होगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि ए के लिए 4 है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन है? चलिए देखते हैं। कहता है ए भाई है किसका? बी का, तो बी का भाई है ए। ठीक, किसी को ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि मैंने इसको स्क्वायर वाले डिब्बे में क्यों बंद किया? क्योंकि जितने भी मेल होते हैं उनको हम स्क्वायर में करते हैं, फीमेल होती हैं उनको सर्कल में करते हैं। फिर कहता है सी पिता है ए का, तो ए का पिता कौन है? सी। डी भाई है ई का, बी नहीं पता। ई पुत्री है बी की, तो इसकी पुत्री है बी की, और डी भाई है ई का, यानी कि ये कौन है? भाई। अब आपको बताना है डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन है? ए। ऑप्शन नंबर ए, सामने साफ साफ दिख रहा है, देखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देखते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन, माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक। देखो, 1 जनवरी 1995 को संडे है। आपसे कहता है 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? साल आपका चेंज हुआ है, ठीक है। 1995 एक नॉर्मल ईयर है, साल चेंज हुआ है, तो 1 जोड़ेंगे, यानी कि 1996 को मंडे होगा। सिंपल, सोमवार। ठीक है, क्लियर? अब किसी को ये तो डाउट नहीं है कि 1996 तो लीप ईयर है, तो +2 क्यों नहीं किया? ये तो नहीं है ना किसी को डाउट? अगर है तो बता दूं उसकी जानकारी के लिए कि 1996 एक लीप ईयर तो है, लेकिन फरवरी क्रॉस नहीं हुआ है। तो जब तक फरवरी क्रॉस नहीं होता तब तक हम 2 नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान जो है वो 16वां है तथा नीचे से 29वां है। ठीक है, 6 छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया, जबकि 5 छात्र उनमें अनुत्तीर्ण रहे। तो क्लास में कुल कितने छात्र थे? चलिए, अब जितने छात्र थे पहले वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो बच्चे पास हुए हैं, ध्यान देना, जो बच्चे पास हुए हैं उसमें जो स्मिता है, जब ऊपर से देखा तो 16वें नंबर पे थी, नीचे से देखा तो 29 नंबर में थी। तो टोटल पासिंग स्टूडेंट तो यहां से आ जाएंगे आराम से। टोटल पासिंग स्टूडेंट्स आ गए कैसे? 16 + 29 - 1। ठीक है, यानी कि 45 - 1 हो गया 44। तो क्लास में 44 बच्चे पास हुए हैं। ये क्लास में उन बच्चों की संख्या है जो बच्चे पास हुए हैं। तो 44 बच्चे आपके पास हो गए हैं। अब 44 बच्चे जो पास हुए हैं उसमें 6 छात्रों ने तो परीक्षा दी ही नहीं, लेकिन है तो वो भी क्लास के बच्चे, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 छात्र फेल हो गए, बेचारों ने दी थी परीक्षा लेकिन फेल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा? 55। तो क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 55। टोटल बच्चे लड़के कितने हैं? 55 लड़के हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने। रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। After moving a distance of 1 kilometer, he turned southwards and walked 5 kilometer. Again, he turned to east and walked to 2 kilometer. Finally, he turned to the north and walked 9 kilometer. How far is he from the starting point? चलिए, अब रवि ने यहां से चलना शुरू किया, उसके बाद वो जाता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्ड साउथवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ, साउथ की तरफ वो झुका और 5 किलोमीटर यहां से चला।
अगेन ही टर्न टू ईस्ट, वापस से ईस्ट की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर यहां से चला। फाइनली अंत में ही टर्न टू द नॉर्थ, नॉर्थ में मुड़ा और 9 किलोमीटर पहुंचा। तो नॉर्थ तो ऊपर है, 9 किलोमीटर गया, यानी कि इतना गया। अब इतना डिस्टेंस 5 है तो इतना डिस्टेंस भी 5 होगा, ठीक है। उसके बाद ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 4। अब कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, फाइनल पॉइंट उसका ये है, आपको यानी कि ये निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस है। मैं आपको बताऊं, रेड से दिखाती हूँ, ये वाला डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालना है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है बच्चे। ये 1 था, ये 2 है, यानी 2 और 1 3, ये आपका 3 आ जाएगा, और ये वाला लेंथ है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका वैल्यू। तो 3 3 9, 4 चौक 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट लेना है 5, यानी कि वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस दूर पे है। तो 5 किलोमीटर का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वेन डायग्राम। Which one of the following diagram properly represents the relationship among body, ear and mouth? देखिए, ये इंसान की बॉडी है, इसके अंदर उसके कान भी हैं, उसका मुंह भी है, और कान और मुंह दोनों अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, एक तो है नहीं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है बॉडी के अंदर। सो इसका करेक्ट वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट, Four men A, B, C, D and 4 women W, X, Y, Z are sitting around a table facing each other. एक टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। मैं टेबल बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ये टेबल है, ठीक, ये है आपका टेबल, इसके चारों तरफ ये बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये कहता है सबका फेस जो है एक दूसरे की तरफ है, यानी कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके ये बैठे हैं। कहता है कोई भी 2 आदमी और या फिर कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठे, यानी कि एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत बैठे हैं, कोई भी 2 आदमी या फिर 2 औरत एक साथ नहीं बैठे। W is to the right of B। अब सपोज हैं कितने, ये 4 और 4 8 हैं, तो यानी कि 2 आपके यहाँ बैठ जाएंगे, 2 आपके यहाँ बैठेंगे, 2 यहाँ बैठ जाएंगे, 2 यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो 8 हो गए। चलिए, कहता है W is to the right of B। अगर मैं B को यहाँ बैठाऊं और ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो यानी कि B का जो राइट होगा वो इस तरफ होगा, तो B के राइट में कौन बैठा है, W लिखा है, W B के दाहिनी तरफ बैठा है। Y is facing X। अब Y का जो मुंह है वो X की तरफ है, यानी कि X और Y एक दूसरे की तरफ बैठे हैं। अगर X यहाँ बैठा है तो Y यहाँ, या फिर Y यहाँ तो X यहाँ, X यहाँ तो Y यहाँ, ऐसे ये बैठे हैं। C is to the right of Z। अब C कहाँ बैठा है ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। C जो है वो Z के राइट में, C जो है Z के राइट में, राइट राइट। अब बच्चे ऊपर लिखा हुआ है कि A B C D हमारे पुरुष हैं, यानी कि ये पुरुष है, सीधी सी बात। अब इसने सारी कहानी यहाँ पर बता दी है, ये पुरुष है तो ये महिला है, फिर ऑब्वियसली यहाँ पर पुरुष बैठेगा, यहाँ पर महिला बैठेगी, यहाँ पर पुरुष बैठेगा, यहाँ पर महिला, फिर पुरुष, फिर महिला, क्योंकि कोई भी 2 आदमी एक साथ नहीं बैठ सकते, 2 औरतें एक साथ नहीं बैठ सकती। हो गया, क्लियर हो गया। अब Y और X एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं, X और Y दोनों की दोनों फीमेल हैं, तो यानी कि ऑपोजिट में ही बैठेंगे ये। अब दोनों ही फीमेल हैं, तो देखते हैं बच्चे। इसके बाद ये कहता है कि C जो है वो Z के राइट में है, Z आपका फीमेल है। अब फीमेल आपकी कहाँ कहाँ बैठ सकती है, देखो अगर मैं फीमेल Z को यहाँ बैठाऊं तो C आपका यहाँ नहीं बैठ पाएगा। अगर Z यहाँ पर बैठे, सपोज Z आपकी यहाँ पर बैठ जाती है, Z फीमेल है और उसको मैं यहाँ बैठा देती हूँ, ठीक। अब Z के राइट में कौन बैठा है, C, यानी कि C आपका यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद बचा क्या क्या है, Y का फेस X की तरफ है एंड
इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन ए के लेफ्ट में है y। अब ए क्या है? आदमी। अब आदमी कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? आदमी अगर यहाँ बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ए यहाँ बैठाती हूँ तो ए के लेफ्ट में कौन बैठेगा? y, और y को फेस कौन करेगा? x। लेकिन यहाँ पर तो उसके सामने तो वो नहीं बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे बचा क्या? बचा क्या? यानी कि ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब बच्चे हमको ये तस्वीर जो है फिर से थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो उसके सामने बैठा है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदलूंगी। देखो इस तरीके से ही ये सिटिंग अरेंजमेंट के ना क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब बच्चे मैं क्या बिठाऊंगी? सी राइट में है जेड के, और जेड जो है वो फीमेल है ना। यानी कि एक फीमेल मेरी यहाँ भी बैठी थी, फिर एक मेल बैठा था यहाँ पर। अब देखो, अब मैं जेड को यहाँ बैठाऊंगी और सी को यहाँ बैठाऊंगी। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे कहता है कि ए के लेफ्ट में कौन है? वाई। ए क्या है? ए पुरुष है, यानी कि पुरुषों की जगह तो यहीं पर है। अगर मैं ए को यहाँ पर बैठाऊं तो यहाँ पर तो वाई नहीं बैठ पाएगा, लेकिन अगर मैं ए को यहाँ बैठाती हूँ तो वाई मेरा यहाँ पर बैठ जाएगा, लेकिन उसके ऑपोजिट में एक्स नहीं आ पाएगा। क्लियर हो गया ये बात? तो अब मुझे यानी कि इसको फिर से मुझे चेंज करना है, और ये जो मेरा बी और डब्ल्यू है, अगर मैं इस बी और डब्ल्यू को इधर शिफ्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल हो जाएगा शिफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। तो ये मेरा सेटिंग अरेंजमेंट है, टेबल है। टेबल के चारों तरफ ये बैठे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर बिठाती हूँ बी को। W is to the right of B। अगर मेरा B यहाँ पे बैठा है, B एक पुरुष है, उसके राइट में W बैठा है, यानी कि यहाँ पर। फिर दो लोग आपके यहाँ बैठ जाएंगे, दो यहाँ पे बैठ जाएंगे, दो यहाँ पर बैठ जाएंगे। हो सकता है कॉर्नर पे भी बैठे हों, तो वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया C is to the right of Z। अब मैं C जो है वो पुरुष है, C यहाँ पर उसके Z में है, या मैंने यहाँ बैठा दिए, राइट। Z फीमेल हो गई, C आपका पुरुष हो गया। अब कहता है कि यहां पर देखो कोई फीमेल ही बैठेगी। अब यहां पर मेल बैठेगा, यहां पर फिर से फीमेल, यहां पर मेल। अब ये कहता है कि ए के लेफ्ट में है वाई। ठीक बच्चे, ये तो फिर से फुल हो गया यहां पर। ठीक है ना। अब अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊं तो उसके लेफ्ट में बैठेगा वाई। अब वाई के ऑपोजिट में तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, यानी कि मुझे इनको कॉर्नर्स पे बैठाना पड़ेगा। अब ये समझ में आ गई कहानी कि ये बैठेंगे कॉर्नर्स पे। क्लियर हुआ? तो दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, वो कैंसिल हो गई। अब कॉर्नर्स की बारी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे बैठेंगे। ठीक, अब B मेरा यहां पर बैठ गया, W मेरा यहां बैठ गया। W मेरी फीमेल है और B मेरा मेल है। ये मेल है तो ऑब्वियसली यहां पर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, यहाँ पे मेल। अब क्लियर है, अब आ जाएगा। अब ये कहता है C Z के राइट में है, किधर है पता नहीं। A को बिठाना, A के लेफ्ट में Y को बिठाना है। देखो A यहां नहीं आएगा, A यहां पर आ सकता है, और इसके राइट में अगर मैं y को बिठाऊंगी तो x यहाँ नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ नहीं बिठाना। अगर a को यहाँ बिठाऊंगी तो y यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि a को मैं यहाँ बिठाऊंगी। समझो, मैं आपको सारी कंडीशन बता रही हूँ इसीलिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। a यहाँ पे बैठेगा तो y यहाँ पे बैठेगा, अब x यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आया? अब आपको पहले से तो नहीं पता कि कॉर्नर्स पे बैठे हैं, उसने लिखा भी नहीं है कि कॉर्नर्स पे बैठे हैं, उसने कहा है कि टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। टेबल तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, राइट। अब उसके कॉर्नर्स पे भी बैठे हैं, तो x आपका यहाँ आ गया। अब जैसे ही x यहाँ पे आया तो अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। C Z के राइट में है, यानी कि C आपका Z के राइट में है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बचा है मेरा। Z है, यहाँ बैठेगा तो C आपका यहाँ आ जाएगा। बचा क्या? A हो गया, B हो गया और C भी हो गया, D बच गया, तो D आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे बैठ गए हैं। आपको बोला है कि तो वे दो कौन हैं जो D के दोनों तरफ बैठे, तो D के दोनों तरफ बैठे हैं Y एंड W। W तथा Y बैठा है, ऑप्शन नंबर A आपका
करेक्ट आ जाएगा। ऐसे करना है। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करने होते हैं। ये तो फिर भी सिंपल सा था। SBI, POK और बैंकिंग के जो सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। इसमें तो मैंने आपको कंडीशन समझाई है। अगर मैं पहले ही इनको कॉर्नर्स पे बिठा देती तो आपको समझ में कैसे आता कि क्या करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंडीशंस करके बताए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखो। किसी निश्चित कूट में भाषा में 15, 7, 8, 9, 1, 5, 7, 8, 9 को लिखा जाता है XTZAL। और 2, 3, 4, 6 को लिखा जाता है NPSU। तो उसी भाषा में यानी कि 2, 3, 5, 4, 9 को कैसे लिखा जाएगा? बच्चे ये भी डायरेक्ट कोडिंग है। जैसे उसमें हमने लेटर्स को फाइंड आउट किया था, नंबर्स को फाइंड आउट किया था, इसमें आपको लेटर्स निकालने हैं। तो देखो 2, 3, 5, 4, 9 है, तो 2, 3 के लिए तो कोडिंग है आपकी N और P की। ठीक, 5 के लिए है T, 4 के लिए है S और 9 के लिए है आपका L। तो NPTSL ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आ जाएगा। दिख रहा है? देख लो आराम से। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? देखो 4, 2, 1, 21, 5, 3, 8, 98, 6, 7, 3 क्या होगा? देखो अगर 4 का मैं स्क्वायर करूं 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे 21 मिलेगा। ये ठीक है। तो वैसे ही 5 का 25, 3 का 9, 8 का 64। अब इनको मैं ऐड कर दूं तो 98 आ जाएगा। यानी कि लॉजिक मुझे समझ में आ गया। सभी नंबर्स का स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है। अब वही लॉजिक आपका ऊपर आएगा, करो उसे। 6 6 36, 7 7 49, 3 3 9। ठीक है, तो 24, 94 ऑप्शन नंबर बी आपका ए आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है यदि ए बी की बहन है, ठीक है, जो ए है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी जो है वो सी के पिता है, यानी कि इससे भी ऊपर। ठीक, ई डी की माँ है, अरे सबसे ऊपर, फिर तो मुझे नीचे से करना पड़ेगा शुरू। इससे भी ऊपर अगर इसको जाना है तो देखो ए बी की बहन है, सी बी की मम्मी है, डी सी के पिता है और ई जो है वो डी की मम्मी है। सिंपल सी बात है। तो ए का डी से क्या संबंध है? तो ये क्या है? ग्रैंड डॉटर है, यानी कि पोती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिला जाएगा, क्लास नंबर 18 में। वीडियोस को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट करना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।